हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अब्दुल्ला कामरान और आपने देखना शुरू कर दिया है माइक एंड मुद्दा। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, हैदराबाद के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर संजीव कुमार सर। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हम सबको पता है कि डॉक्टर जो है वो कितने बिजी होते हैं, उसके बावजूद भी सर ने हमें वक्त दिया। हम इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर मैं आज जो आपसे सवाल करने वाला हूँ वो सवाल आपको खुश करने वाला सवाल तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। माफी के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि ये जो मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा मौतें हो रही है वो इसी बीमारी से हो रही है। कार्डियोवैस्कुलर कह लें आप, या फिर आप हार्ट अटैक कह लें, या फिर आप हार्ट स्ट्रोक कह लें। ये जो बीमारी है ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौत का कारण बन रही है। सर सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, ये हार्ट काम कैसे करता है, ये है क्या? हार्ट स्टार्टिंग में ऐसा माना गया था कि एक पंपिंग चेम्बर है, एक मसल है जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसमें कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं है। और ब्रेन बड़ा इंटेलिजेंट है, ये मेमोरी स्टोर करता है, ये रिफ्लेक्सेस होते हैं इसमें। बट समय के साथ पाया गया कि हार्ट एक बड़ी इंटेलिजेंट मोटर है। जरा सा भी कोई कान में अगर आवाज़ आ गई या नाक में कुछ सूंघ गया तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सारा कुछ चेंज हो जाता है। और ये इतनी इंटेलिजेंट मोटर है कि आपको अपने पेट में, जब आप अपने माँ के पेट में थे तब से लेकर के आपके साथ ये लास्ट बीट तक आपके साथ रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और बड़ा ही इंटेलिजेंट है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। कैसे हमें पता चले कि हमें अपने हार्ट को किस तरह से हमें हेल्दी रखना है? क्योंकि ज्यादातर लोग, आप जानकारी का अभाव कह लें या फिर अवेयरनेस की कमी कह लें, हमारे मुल्क में आज भी मैं समझता हूँ 85 से 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब नहीं उठना चाहिए। और इसी चक्कर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं बीमारी हमारे अंदर जो है बीमारी आ जाती है, पनपने लगती है, और पनपने के बाद जब वो एक बहुत बड़ा शकल पैदा कर लेती है तब हमें डॉक्टर की याद आती है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि सोना, अच्छा खाना खाना, अच्छा रहना, रेस्ट करना, स्ट्रेस ना लेना, पर सिर्फ कहना और करने में इतना फर्क है कि वो कई बार डॉक्टर्स खुद नहीं कर पाते। अगर आप मुझसे कहो स्ट्रेस ना लो तो क्या जिंदगी चलती है? अगर आप मुझसे कहो कि 8 घंटे के बाद अंग्रेजों की तरह काम मत करो या इंजीनियर की तरह हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी लो तो क्या दुनिया चलती है? हम लोगों को कॉम्पिटिटिव बचपन से बनाया गया है, हमें भागने के लिए ट्रेन किया गया है। और अगर अब मैं आपसे कहूं कि अपनी सारा कुछ छोड़ के आप बाबा बन जाओ तो वो भी सही नहीं होगा। पर हाँ, कुछ चीज़ें आप जानते हो जो चीज़ आप ठीक कर सकते हो। जैसे कि आज की तारीख में बड़े बड़े मुद्दे ये हैं कि लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, रात को सो नहीं रहे, पूरी रात जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग, डायबिटीज से प्रभावित हो रहे हैं। ये वो सब छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको आपको ठीक करना है और अपने घर में ठीक रखना है। जैसे कि शक्कर और गुड़ के ऊपर बहुत सारा मिथ है। लोग कहते हैं गुड़ खा लो, शक्कर से कुछ नहीं होता, गुड़ से हो, गुड़ तो बहुत अच्छा है, नेचुरल है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप मुझसे एक एक खुल के बताएंगे तो मैं आपको खुल के। सर आपने अभी सिगरेट का जिक्र किया। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, कौन सा वो नशा है? वैसे तो सारे ही नशा बहुत खराब होते हैं, हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो कौन सा ऐसा नशा है जिसको आप खासतौर से हमारे नौजवान पीढ़ी को, यंगस्टर्स को ये कहना चाहेंगे कि भैया इस नशे के तो आसपास भी आप मत आना, ये बहुत ही जानलेवा है आपके लिए और आपके दिल के लिए? अगर हम मोटे मोटे नशे देखे जाए तो 3 ही सिर्फ मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं जो कॉमन आदमी के लिए मिलते हैं। एक है तंबाकू खाने वाला जी, एक है शराब पीने वाली, और एक है सिगरेट पीने वाली। आप इन तीनों में से अगर मेरे को चूज करना पड़े, कई बार लोग आके बोलते हैं कि सर ये शराब और सिगरेट दोनों पीते हैं और वो मानता ही नहीं कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तो उसमें से कौन सा एक छुड़ा दूं जिससे उसकी जिंदगी लंबी हो जाए? उसका नाम है सिगरेट। रिसर्च बहुत ज्यादा सिगरेट पे हुई और ये पता लगा कि जितने भी हार्ट अटैक हिंदुस्तान में हो रहे हैं उसमें से आधे सिर्फ सिगरेट की वजह से। तो फिर सरकार क्यों नहीं कुछ करती? सरकार ने सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि इससे हार्ट अटैक होता है, लिखा हुआ है ये हानि करती है, लिखा हुआ है इससे कैंसर होते हैं, हर तरह के कैंसर होते हैं, फिर भी हम क्यों पीते हैं? और फिर भी सरकार बेचती क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इतना सारा पैसा है। आपको शराब पीनी है ना तो आपको पहले 200 रुपए चाहिए, फिर आपको दोस्त चाहिए,
फिर आपको खाने की जगह चाहिए, जी फिर आपको घर पे घर जाकर के लड़ना है, रास्ते में पुलिस वाला तक आपको रोक लेगा। सिगरेट पीनी है तो 10 रुपए का नोट दो, फट से सिगरेट पियो और खत्म हो जाएगी। ना कोई आपको ऑब्जेक्ट करेगा। आप मेरे केबिन में भी अगर सिगरेट पी के आ गया तो मैं आपको ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, बट शराब पी के मैं नहीं आने दूंगा। तो अगर हार्ट अटैक से बचना है, कैंसर से बचना है, तो एक चीज छोड़ दो, वो है सिगरेट। अब लोग बोलते हैं कि कैसे छोड़ दें, इतनी पुरानी हो गई, जी कम कर दें क्या? जी सिगरेट चाहे वो 1 पियो चाहे 100 पियो, हार्ट अटैक तो करेगी करेगी। बस अगर हार्ट अटैक के लिए तैयार हो तो भले पीते रहो। सर, एक बहुत ही अहम सवाल ये है सिगरेट से रिलेटेड, स्मोकिंग से रिलेटेड, कि मान लीजिए कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं बिल्कुल सिगरेट वाकई मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं हैदराबाद में जहाँ भी, जिस होटल में भी जाता हूँ चाय पीने के लिए, या कहीं भी आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कहीं भी आप जाएं चाय पीने के लिए, यूजुअली ये होता है कि वहाँ भी स्टिकर लगा होता है स्मोकिंग नॉट अलाउड। लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे जो लोग हैं वो एतराफ में हमारे सिगरेट पीते रहते हैं। 1-2 सिगरेट नहीं बल्कि 20-20, 25-25 लोग एक साथ सिगरेट पी रहे होते हैं। मैंने अभी ये खुद महसूस किया और उसकी वजह से जहां मैं जाता था चाय पीने, मैं वहां चाय पीने जाना छोड़ दिया हूं, क्योंकि सफोकेशन फील होता था, मुझे ऐसा लगता था घुटन हो रही है। तो क्या जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके बारे में तो आपने कह दिया बहुत नुकसानदेह, लेकिन जो सिगरेट नहीं पीते और सिगरेट पीने वालों के साथ रहते हैं, उनके पास बैठते हैं, चाय की दुकान में, वैसी चाय की दुकान में बैठते हैं जहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं, उनको भी उतना ही खतरा है? थोड़ा कम है, उसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ सिगरेट आपके अंदर जो एंटर कर रही है वो कम कर रही है। आप अगर वालिद हैं किसी के और आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, 2 तरह से नुकसान पाते हैं। एक तो आपकी स्मोक से जी उनको नुकसान हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकते हैं, और दूसरा एलर्जी बन जाती है, छोटे बच्चों को अस्थमा हो जाता है जी, और तीसरा वो याद रह जाती है कि स्मोकिंग तो बुरी चीज नहीं है, हमारे घर वाले ही करते थे। तो आपकी जो पूरी की पूरी पीढ़ी है तबाह हो सकती है इस एक चीज से, उस सोच से कि मेरे वालिद करते थे तो बुरी कैसे हो सकती है। क्या बात कहा सर आपने, मतलब ये बहुत बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात सर आपने कही है। सर, एक सवाल जो बहुत ही अहम सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप पूरी ईमानदारी के साथ उसका जवाब दीजिए। सर, पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या कोरोना वायरस जो आया, कोरोना पूरी दुनिया भर में आया, भारतवर्ष में भी आया, उसके बाद से लोगों का मिथ कह ले या लोगों का ये मानना है कि कोरोना में जो हमने वैक्सीन लिया था उसके वजह से कहीं ना कहीं लोगों की जानें जा रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? तो दोनों बातें, क्या ये सच है? हाँ। और क्या ये सच है? ना। ये कैसे हो सकता है? दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं? जिस वक्त कोविड आया था उस वक्त लोगों को पैरों में, हार्ट में, ब्रेन में क्लॉट्स आ रहे थे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हम ब्लड थिनर के इंजेक्शंस देते थे आईसीयू में रख के, और कभी कभी ब्लड थिनर की गोलियां तक भी प्रिस्क्राइब करते थे जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाए। तो क्लॉट को खत्म करने के लिए हमने क्यों दिया था? इनको वैक्सीन डाले, उनको भी क्लॉट बन रहे थे, कोरोना से भी क्लॉट बन रहे थे। तो लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन जो ब्लड थिनर की इंजेक्शन है, ये एक ट्रीटमेंट हुआ करता था हार्ट अटैक से बचने का। कोविड वैक्सीन के टाइम पे जब वैक्सीन बनाई गई थी, जो 100 साल में बननी चाहिए थी, उसको 1 साल के अंदर बनाया गया था। अच्छा। क्योंकि वो वैक्सीन इतनी जल्दी बनी थी, वो इतनी सेफ नहीं थी जितनी अंग्रेजी दवाइयां होती हैं। इतने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए थे क्योंकि लोग मरते चले जा रहे थे, इसलिए इन वैक्सीन को अप्रूवल जल्दी मिला। आज ही की तारीख में अगर वैक्सीन बनाते तो यही वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिलता, बट गुडविल के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में, लोगों को बचाने के चक्कर में वैक्सीन को परमिशंस मिल गई। अब इन वैक्सीन ने क्या किया? ये वैक्सीन भी कोविड के जैसी थी, ये बॉडी में कोविड के जैसा फीचर लाती थी, बट कोविड की तरह मारती नहीं थी। अच्छा। इस वजह से जो भी कोविड करता था, ये वैक्सीन भी करने के लिए ताकतवर है इसमें, बट 5%। पर वैक्सीन ने जान ज्यादा बचाई। अब आप मेरे से एक चीज समझो जी, वैक्सीन ने 10 लोगों को बचाया और 1 को मार दिया जी, तो हमने नेट गिना कि 9 बच गए जी। तो गुडविल में कम समय में, उस हेबत में हमने कोशिश तो करी बचाने की, सब लोगों ने, सरकार ने भी, इस वैक्सीन को बनाने वालों ने भी, बट जो उन चीजों से नुकसान हुआ वो भी उसके साथ ही था। आप ऐसा समझिए कि हम तलवार लेके भागे थे एक मच्छर के पीछे, कुछ मच्छरों को भी मार पाए और कुछ लोगों के गले भी कट गए। तो नुकसान भी हुआ और नफा भी हुआ। जी सर,
हर चीज़ का एक फ़ायदा और नुकसान तो होता ही है। जिस तरह आपने ईमानदारी के साथ जो जवाब दिया है कोविड वैक्सीन के ऊपर, मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों को काम आने वाला है और आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। एक अहम सवाल ये है सर कि आजकल का जो नौजवान है, 30 साल, 35 साल, 25 साल का नौजवान, वो कहीं ना कहीं टेंशन में तो है, डिप्रेशन में तो है। सर आप डॉक्टर हैं, आपकी कमाई अच्छी होगी, जो लोग भी सेटल्ड है, जिनकी कमाई अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी ले रहे हैं। लेकिन एक नौजवान तबका जो है, जो बेरोजगार हो चुका है, वो दिन रात मोबाइल में बिजी रह रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो ना तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, ना अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में रख रहा है, और दिन ब दिन जो है उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म होती जा रही है, यहाँ तक कि वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, और इसी वजह से उनको कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आ रहा है। नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे आप? दो बातें हैं इसमें, सिर्फ नौजवानों की भी गलती नहीं है और सरकार की भी गलती नहीं है, दोनों बातें हैं। हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ कंपटीशन इतना इंतहा है कि आज 12,000 की नौकरी को भी ढूंढने को लोगों को परेशानी होती है। अमेरिका में उतना ही काम करके लोग, उससे आधा काम करके लोग भी अपना घर चला लेते हैं। बट क्या कंपटीशन में जीना आपको नुकसान दे रहा है? नहीं, वो आप दुनिया में कहीं भी सर्वाइव करेंगे। आपने देखा होगा इंडियंस कहीं पे भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कितनी फ्लरिश करते हैं। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हम जवान जितने भी आ रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए साधन तैयार करें, उनके लिए जरिए तैयार करें, उनके लिए पढ़ाई, उनके लिए स्कूल तैयार करें। ये जिम्मेदारी हमारे शासन की है। कौन सा शासन? जिसको हमने चुन के बिठाया है। और अगर वो ये नहीं कर सकते तो लोग उसको जरूर ऑब्जेक्ट करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा है सरकारें पलट जाती हैं। जी। दूसरी प्रॉब्लम, हम जिन नौजवानों की बात कर रहे हैं जो सारा दिन मोबाइल देखते हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, मेहनत करने वाले को भूखा कोई नहीं रखता। अगर आपने ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे आप झाड़ू भी लगाते हैं, चाहे आप डॉक्टर भी हैं, चाहे आप इंजीनियर भी हैं, अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो भूखा तो ये दुनिया आपको मरने नहीं देती। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई अपने हक से कम कमाता है, पर ऊपर वाला इस सब को देखता रहता है और वो अपने रिजर्व में वो चीज़ें रखता है। आपको सिर्फ मेहनत से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, लगन से काम करना है। रीज़न, मैं ऊपर वाले से सिर्फ एक ही चीज़ मांगता हूँ, मैं पैसा कभी नहीं मांगता। मैं बोलता हूँ मुझे सिर्फ काम दे दे। अगर तुम मुझे काम दे देगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। वाह, क्या बात है सर। एक सवाल ये है कि क्या जिम करने वालों को, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं वीडियोस वगैरह में कि कुछ यंगस्टर्स हैं हमारे, वो जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और उसी दौरान जो है उनकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक आने की वजह से। तो क्या वाकई जिम करने से हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए बनाई गई है। हम बंदर नहीं कि 5 फीट की वॉल को कूद जाए। हमारी जो जिंदगी है वो एक पर्टिकुलर, हम उससे कम काम करते हैं, मैं ये बात मानता हूँ। अगर हमें 2 किलोमीटर भागना है तो आप और मैं दोनों थक जाएंगे जी। बट जिम एक पर्टिकुलर विदाउट ट्रेनर जो लोग करते हैं, इधर 40 किलो इधर 40 किलो, और वो अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं। आपको जिम को भी एक किसी के गाइडेंस में, जिसको ये समझ है कि इस बॉडी के साथ कैसे उतना काम किया जाए, तो वो स्ट्रेस देती है। कभी कभी हार्ट अटैक स्ट्रेस से आ जाते हैं। अब अगर मैं इससे सिर्फ जिम की बात करूं, पर जिम के साथ भी बहुत सारे प्रोटीन शेक्स, इंजेक्शंस, नशे, गलत डाइट, गलत प्रोटीन डाइट, वो जो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में लाए, वो इस हार्ट अटैक्स को और ज्यादा बढ़ाता है। और कुछ ऐसे हार्ट अटैक्स हैं जो मेडिकली प्रूवन है कि चाहे आप जिम कर रहे थे तो भी आएगा, नहीं कर रहे थे तो भी आएगा। कुछ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है जी। तो एक चीज, आपको अगर जिम करना है तो डॉक्टर से पहले सलाह ले लें कि मैं हैवी कर सकता हूँ कि नहीं। दूसरा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने दोस्त से या किसी अच्छे आदमी से डाइट की भी और जिम कैसे करना है इसकी भी ट्रेनिंग लें। ऐसा करने से आप ज़्यादा सेफ हो जाएंगे जिम करने में। सर, जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम ये देखते हैं कि CPR उन्हें दिया जाता है। तो CPR कैसे दिया जाता है और ये CPR है क्या, किस तरह से दिया जाए? आप अगर थोड़ा करके बता दें कि हाथ को किस तरह से रखना चाहिए, कैसे पंप करना चाहिए बॉडी को। तो अगर समझिए कि आपको हार्ट अटैक आ गया जी, दोनों चीज समझिए, हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट दो अलग अलग वर्ड हैं। आप हार्ट अटैक बोल रहे हैं जिस आदमी की कोई भी एक नस बंद हो गई। अगर नस बंद होगी तो हार्ट 3 नसों के ऊपर चलता है, उस पे मेन पावर, इमरजेंसी पावर, बैटरी पावर, 3 अलग अलग पावर समझो। अच्छा, तो पहली जैसी नस बंद होगी आदमी को पेन शुरू होगा, वो गिरेगा नहीं जी। समझो वो इतना बड़ा इलाका है कि हार्ट उसको संभाल नहीं सकता,
तो हार्ट पंपिंग करना बंद कर देगा। हार्ट का पंपिंग करना बंद करने का मतलब कार्डियक अरेस्ट है। अच्छा समझो जी इस मोमेंट टाइम पे अगर आपको कार्डियक अरेस्ट आ जाता जी है तो आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी। अच्छा जैसे ही ब्रेन में अपनी पल्स गई तो ब्रेन इमीडिएटली एक सोने वाली कंडीशन में चला जाता है, जिसे कहते हैं कोमा। आप जिस भी कंडीशन में जहां पे भी बैठे हो आप वहीं से गिर जाओगे। अच्छा तो ध्यान रखिए कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट कॉन्शियस बिल्कुल नहीं होगा और दूसरा उसको पल्स नहीं होगी, ये दो चीजें उसको नहीं होगी। तो मैं कैसे पहचानूंगा? समझो अगर ये मेरे पास बंदा आ गया और ये बंदा मेरे पास है, मेरे पास ये स्टेथोस्कोप नहीं है, मैं रास्ते में हूं, मैं डॉक्टर हूं या नहीं हूं, बस 4-5 चीजें ध्यान से देख लो। ये मान लो आंख बंद करके सो रहा है, तो क्या मैं मान लूं ये कार्डियक अरेस्ट है? नहीं। सबसे पहले मैं इसको जोर से थपका के पूछूंगा, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? अगर मान लो उसने जवाब दे दिया तो मैं हो सकता है कि वो सो रहा था, वो ठीक है, उसका ब्रेन काम कर रहा है। समझो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो दूसरा स्टेप है कि आप उनकी कहीं पे भी पल्स चेक कर लीजिए। देखिए डॉक्टर यहाँ पल्स चेक करता है, पल्स यहाँ गले पे भी आती है, पैर में भी आती है, आप कहीं पे भी एक जगह पल्स चेक कर लीजिए। आपको ये धड़कती हुई पल्स दिखे तो कुछ भी नहीं करना है, आराम से वेट करना है, डॉक्टर को फोन करना है, क्योंकि हार्ट चल रहा है। अगर आप इसको मारने की कोशिश करोगे, चलाने की कोशिश करोगे, चलती चीज बंद हो जाएगी। अच्छा इसलिए पल्स आने पे कभी भी सीपीआर नहीं करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमको कैसे पल्स मिलेगी, हम डॉक्टर थोड़ी हैं। तो कोविड में पल्स ऑक्सीमीटर पड़ा ना आपके घर में, वो पल्स ऑक्सीमीटर लगा लीजिए, तो वो दिखाने लगेगा पल्स चल रही है। समझो वो भी नहीं दिखाया, पल्स बिल्कुल 0 हो गई, ये भी नहीं है और ये कॉन्शियस भी नहीं है, तो सबसे पहले इनको इस चेयर से उतार के जमीन पे लिटा दो। आप ऐसे लेट जाइए। अच्छा समझिए मैंने इनको एक ऐसी जगह पे लिटा दिया जो जगह बिल्कुल सेफ है। किस चीज से सेफ है? आप पानी में थे तो मैंने आपको पानी से बाहर खींच दिया। अगर आप रोड पे हैं जहाँ ट्रैफिक चल रहा है, मेरे लिए भी खतरा है, आपके लिए भी खतरा है, मैंने रोड के किनारे पे कर दिया जी। अगर आप बेड पे हैं तो फ्लैट सरफेस नहीं है, मैं बेड से उतार के आपको, इस कुर्सी से उतार के आपको एक फ्लैट सरफेस पे लिटा देता हूँ। अब मुझे पता है आपकी पल्स नहीं चल रही, मैं अपने घुटनों के ऊपर अपनी पूरी बॉडी का वजन यूज करूंगा। मैं इस हाथ को ऐसे लॉक कर लूंगा, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ लॉक कर लूंगा, और जो वजन आएगा वो इस हथेली से आएगा। और मुझे चलाना क्या है? हार्ट। यहाँ अगर आप एक प्लस बना लो तो जो बिल्कुल सेंटर की पार्ट पड़ता है वहां पे अपना वजन रख लीजिए, पूरी हाथ का वजन, और आप 1.5 इंच नीचे जोर से प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, प्रेस करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, प्रेस करेंगे रिलैक्स करेंगे। कितनी स्पीड पे? 100 की स्पीड पे। अब आपको कैसा पता चलेगा ये 100 है? अगर आप समझिए, अब आप खड़े हो जाएं। अब आप समझिए कि ये पेशेंट है और हम इस पेशेंट के पास 2 अटेंडर हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? इससे पहले कि आप ये सब करना शुरू करो, आप या जो आपका दोस्त है उसको बोलिए कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए आवाज मारो। किसको? आसपास किसी को मारो, इसके घर वालों को मारो, आप किसी एम्बुलेंस को फोन करो, किसी हॉस्पिटल में फोन करो, किसी जानकार को फोन करो। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो आप 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आपकी हेल्प 15 मिनट दूर है तो अभी टाइम है कि आप हेल्प को इन्फॉर्म कर दें। जी। तो पहला स्टेप, पल्स चेक करो जी, उसको देखो वो कॉन्शियस है कि नहीं, उसको अच्छी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे आप ये कर सको। जी। कभी मत डरना, अगर आपने किसी की ऐसे मदद करी तो आपको कोर्ट, पुलिस कभी आपका नाम भी नहीं पूछ सकती, आपको ब्लेम भी नहीं कर सकती। आपको ये करने के लिए ना डॉक्टर होना है, ना आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है। जी। आप किसी की मदद कर रहे हैं। अगर कोई आदमी पानी में डूबे तो क्या उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचना मदद नहीं है? बिल्कुल मदद। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है? समझो 2 लोग हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। जी जी। आपको उसमें गुस्सा नहीं होना है, आपको मदद के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। तो आप उनमें से किसी एक कैमरा वाले को रोकोगे, भाई आप कैमरा बनाते रहिए जिससे कि रिकॉर्ड होता रहे। भाई आप जाइए फटाफट किसी हॉस्पिटल को फोन करिए या एम्बुलेंस को फोन करिए, जल्दी पहुंच जाए। जी। एक आप में से भाई मेरे सामने आके यहाँ खड़े हो जाइए, जी। मैं सीपीआर करूंगा, मैं 2 मिनट के बाद जब मैं थक जाऊंगा तो मैं चेंज बोलूंगा, तब वो जो मैं कर रहा हूँ वो आप करेंगे। अच्छा। और फिर मैं रेस्ट करूंगा, फिर मैं करूंगा, फिर आप करेंगे। इस तरह से हम 2 लोग हो गए। कितने मिनट तक करना है? आधे घंटे तक मिनिमम करते रहना है और फेथ रखना है कि ये उठ जाएगा। ओके। आपने ये हाथ को लॉक किया, ठीक है, करिए।
अब आपने इस हथेली को चेस्ट के सेंटर में रखा। जी। अभी आप नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं। हाँ। और आप प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 और आप करते रहिए और अपने वजन का यूज करिए। 2-3 चीजें ध्यान रखिए। मेरा ये हाथ बिल्कुल सीधा है जी। मैं सारा वजन बॉडी से इसको ले रहा हूँ, हाथ पे डाल रहे हैं और मैं ये सिर्फ इस बॉडी का वजन इसके ऊपर यूज कर रहा हूँ और मैं 1.5 इंच नीचे जा रहा हूँ। 1.5 इंच। अच्छा। समझो कड़ की आवाज आई और चेस्ट टूट जाए जी। तो क्या करना है? नहीं रुकना है, क्योंकि चेस्ट टूटना बहुत कम प्रॉब्लम है। 5 मिनट में अगर वो मर गया तो चेस्ट का क्या करेंगे? जी जी। हम एक्चुअली चेस्ट को तोड़ के ही हार्ट को पंप कर पाते हैं। अच्छा। हार्ट नीचे ही रहता है। अब मैं ये कभी भी नहीं रुकूंगा, मैं चलता रहूंगा। क्यों? हार्ट तो फिर भी माफ कर देता है, ब्रेन माफ नहीं करता। करेक्ट। 10 मिनट तक अगर आपने इसको रोक दिया जी। तो ब्रेन जीरो हो जाएगा। एवरी 1 मिनट 20% ब्रेन मर जाता है। अच्छा। आप जो भी अपनी जिंदगी में 20 साल में सीखे वो 1 मिनट के सीपीआर में भूल जाएंगे। अगर 1 मिनट सीपीआर लेट हुआ तो आप प्रोफेशनल से नॉन प्रोफेशनल हो जाएंगे, जिंदा होंगे। अगर आप 2 मिनट लेट हुए तो आपका यूरिन और मोशन पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अच्छा। अगर 3 मिनट लेट हुआ तो आप अपने घर वालों को नहीं पहचान पाएंगे जिंदा होने के बाद भी। 4 मिनट लेट हुआ या 5 मिनट लेट हुआ तो आप एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी बिताएंगे, जो आप खुद नहीं चाहेंगे। इसलिए सीपीआर कैसे करते हैं? मैं कंटिन्यूअसली देना है, मतलब कभी नहीं रुकना है जी। कोई रोके तो भी नहीं रुकना है। आप ये कर रहे हैं जी। सर चेंज, आप अपना हाथ लॉक करिए जी। मैं जैसे ही हटाऊंगा आप स्टार्ट कर देंगे। तो एक चीज है जी, करते जाइए। अच्छा। अब मैं आपकी गलतियां बताऊंगा। आपको वजन ऊपर लाना है, ओके। आपको हाथ सीधा रखना है, करते जाइए। वहां पे आपको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको आपको ट्रेन करना होगा जी। वो गलतियां करेंगे। इन चीजों में किसी को ब्लेम नहीं करना होता, इन चीजों में मदद चाहिए होती है जी। अच्छा समझो वो पेशेंट कॉन्शियस हो गया, उसका हार्ट चल पड़ा जी। उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई आई। हाँ। वो नहीं जानता हम उसकी मदद कर रहे थे जी। तो वो आपका हाथ ऐसा पकड़ के छटक देगा। अच्छा। हो सकता आपसे गुस्सा भी हो जाए जी। हो सकता आपको मार भी दे, पर ये उसकी गलती नहीं है जी। वो जानता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं। क्या कर। पर अगर वो कॉन्शियस हो गया या पल्स चल पड़ी जी। 3 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद आपका सीपीआर बंद अच्छा। या मदद आएगी तो आप हट जाइए, प्रोफेशनल उसको आगे ओवरटेक करेगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सीपीआर के बारे में जिस तरह से समझाया है, प्रैक्टिकल करके सर आपने जो हमें बताया है, मुझे लगता है ये लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाने में काम आ सकता है। और इसका जो है क्रेडिट आपको जाएगा ही जाएगा, ऊपर वाला आपको बहुत नवाजेगा। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि क्या कोई ऐसा मेडिसिन, कोई दवाई है कि किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, उनको वो दवाई दिया जा सके पानी में घोल के या किसी भी तरह करके उनके मुंह में डाल दिया जाए और उनकी जान बचाई जा सके? 100 साल पहले एक मिथ था नॉर्थ इंडिया में, खासकर पंजाब में, कि मॉर्फिन या अफीम बोल के एक दवाई आती थी जो आजकल बैंड है, कि ये वाली अगर चीज दे दो तो आदमी का हार्ट अटैक कम हो जाता है। तो आप सरदार परिवारों में अगर आप देखो तो अफीम पड़ी रहती थी उनके घर में, थोड़ी सी पीस मेडिसिन के तौर पे जी। पर अफीम जो है वो ओरिजिनली पेन किलर का काम करती थी। पिछली सेंचुरी की जो इन्वेंशन है, जो पिछले 100 साल पुरानी इन्वेंशन है, उसका नाम है एस्प्रिन। आपने सुना होगा सिर दर्द की गोली डिस्प्रिन। करेक्ट। ये गोली को सिर दर्द की गोली है, अगर आप इसको पानी में घोल के पी लें तो ये आपका ब्लड को आधे घंटे के अंदर थिन कर देती है। अच्छा। अगर हार्ट अटैक से 2 लोग हॉस्पिटल में आके मरते हैं और अगर इन दोनों लोगों को एस्प्रिन दी गई होती अपने घर पे तो 2 में से 1 जिंदा बच जाता। तो 1 रुपए की गोली, एस्प्रिन की गोली आपकी जान बचा सकती है। इसको कब देना होता है? जब आप घर से चल रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? एक डिस्प्रिन की गोली का क्या साइड इफेक्ट होता है? ज्यादा से ज्यादा सिर दर्द है तो ठीक हो जाएगा जी, और अगर ज्यादा गैस करी तो वॉमिटिंग कर सकती है, कुछ भी नहीं जी। एक कॉमन चीज़ ये है सर कि आजकल हर आदमी का जिस हिसाब से खान पान होता है, तेल मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, तो लोगों को गैस बन जाता है। अब कैसे पता चले कि ये जो पेन है हमारे सीने में, पेट में, यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है, वो गैस वाला दर्द है या फिर वो आपको वार्निंग दे रहा है कि नहीं, आपको जो है एक बार अपना चेकअप करवा लेना चाहिए क्योंकि ये जो है हार्ट डिजीज़ होने का खतरा है?
बड़ा अच्छा सवाल है कि डॉक्टर कैसे पहचानते हैं। अगर टेस्ट से पहले मुझसे कहो तो हम सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन देखते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक 16 साल की लड़की और एक 50 साल का लड़का। लड़की ना तो स्मोक करती है, ना उसे डायबिटीज है, ना उसके फैमिली में कोई डिसीज है, बस डर के मारे या घर में कुछ डिस्टरबेंस की वजह से चेस्ट पेन बोल रही है जी। और ये 60-50 साल का जो मेल है जिसको हार्ट अटैक आने का ज्यादा चांस है, ये स्मोक करता है, इसको शुगर है, इसके बड़े भाई की डेथ हार्ट से हुई थी, इसके वालिद की डेथ भी हार्ट अटैक से हुई थी। अब आप दोनों में से मुझे बताओ, 2 लोग चेस्ट पेन बोल रहे हो तो हार्ट अटैक किसको होने का चांस ज्यादा है? जो लोग जिसको बीपी है, शुगर है, स्मोकिंग है, हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा है, मेल है। अब पहले तो इस कंडीशन को पकड़ो, कौन हाई रिस्क कैंडिडेट है। जब आपने हाई रिस्क कैंडिडेट देख लिया तब आप उसका डिस्क्रिप्शन सुनो। हार्ट अटैक की जो पेन का डिस्क्रिप्शन है उसमें एग्नी होती है, क्योंकि उस मरीज को पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूं और वो मदद की गुहार करता है आपसे। जो डरा हुआ आदमी है वो डरी हुई बात करता है। हार्ट अटैक वाला डरा हुआ नहीं होता। हार्ट अटैक वाले को मौत अपने सामने दिखती है। तो वो जब हाथ पेन बोलता है डरा हुआ, वो कभी यहाँ उंगली लगाता है, कभी यहाँ उंगली लगाता है, कभी कंफ्यूज होकर यहाँ उंगली लगाता है। पर हार्ट अटैक वाला बंदा उंगली से हार्ट अटैक नहीं बताता, पेन ऐसा कस के बताता है, ये सब दर्द हो रहा है। मतलब इतना ज्यादा पेन होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने मेरी आवाज में जो चेंज दिखेंगे, जो उंगली लगा रहा है वो कंप्लेंट करने वाला आदमी है, कंप्लेंट कर रहा है, शोर मचा रहा है जी। जो जिसको हार्ट अटैक है, सर में कुछ ये वाले जो वर्ड्स है ना जिसमें एग्नी है, दर्द है, पता लग जाएगा आपको कि इसको कुछ होने वाला है। इसको मत रोको, इसको सबसे पहले ट्रीट करो। और एक अकेला टेस्ट अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि इसे हार्ट अटैक है कि नहीं, वो दुनिया का सबसे सस्ता टेस्ट है, 300-200 रुपए में मार्केट में होता है, उसे कहते हैं ECG। कुछ भी मत करो, एक ECG करा के अपने डॉक्टर को फोटो भेज दो। कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई वेटिंग की जरूरत नहीं है, कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। वहां पे जाओ, टेक्नीशियन को बोलो ECG करे, अपने डॉक्टर को ECG भेज दो। 99% केस में डॉक्टर आपको बता देगा हार्ट अटैक है। क्या छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ सकता है सर? हार्ट अटैक नॉर्मली 40 एंड अबव की बीमारी है, क्योंकि इसमें ब्लॉक्स बनने के लिए टाइम लगता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 10, 20, 30 साल तक ब्लॉक्स बनते ही नहीं, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग कुछ भी हो जाए। कभी कभी जेनेटिकली आर्टरीज ऐसे टिंगल ऐसे करके बनती है। ये बच्चे कभी कभी एंजाइना बोलते हैं। लाखों में एक बच्चे, बहुत यंग लोगों को, प्रेग्नेंट लेडीज को हार्ट अटैक देखे गए हैं। पर इनको आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेशलिस्ट इनको ढूंढ लेते हैं और ये लाखों में एक होते हैं। तो इसमें हम परेशान ना हो, हम ज्यादा परेशान। हाँ, क्या हो सकता है? आंसर है यस। क्या होता है? बहुत कम। हमारे जिंदगी में ऐसे 4 या 5 एग्जाम्पल्स हैं। हमारे यहाँ एक मिथ है कि अगर किसी को कुछ भी हो, मान लीजिए कि सर्दी खांसी जुकाम भी होता है, या फिर कोरोना वायरस भी जब आया, तो लोग काढ़ा जो बोलते हैं ना गांव वगैरह में, वो पिला देते हैं ताकि इससे जो है हर चीज ठीक हो जाता है। क्या ये बात सही है? सही है, बिल्कुल। हर समय में डॉक्टर्स अवेलेबल थे। क्या सिर्फ एलोपैथी ही एक पद्धति है ट्रीटमेंट करने की? इससे पहले क्या है, आयुर्वेद नहीं था? क्या इससे पहले होम्योपैथी नहीं थी? तो सवाल यह है कि क्या वो गलत है? सवाल यह है क्या उनको कपिंग थेरेपी, वो नीडल वाला थेरेपी, क्या वो थेरेपी सारी गलत है? अगर गलत होती तो लोग उनको मानते क्यों, उनके पास जाते क्यों? फर्क बताता हूं क्या हुआ। कई 100 सालों तक आयुर्वेद डेवलप हुआ और आयुर्वेद बड़े ऊपर चला गया। पर जब ये देश में इंग्लिश लोग आए, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया 100 साल, तो उन्होंने हमारी वाली जो रिसर्च है उसको जीरो कर दिया। हमारे सारी जितने भी ग्रंथ थे, जो भी हमारी नॉलेज थी, कपिंग थेरेपी थी, जो हमारी ट्रेडिशनल थी, उसको जला दिया। हमें ये कहा कि अगर आप हिंदी में बात करोगे ना तो आप इन्फीरियर हो, अगर यही मैं आपसे इंग्लिश में बात करूंगा तो मैं पता नहीं क्यों सुपीरियर हूँ। ये जबान है उनकी और हमारी, ये पद्धति है हमारी उनकी। क्या सारी पद्धति खराब है? इस वक्त सारी दुनिया में रिसर्च सिर्फ एलोपैथी पे है। इस रिसर्च की वजह से, इस पैसा लगाने की वजह से, इस रिजल्ट की वजह से हमको फट से रिजल्ट आता है। आप डोलो की टैबलेट खाओ और देखो फट से बुखार उतर जाता है, और आप पट्टियां करो तो आपको 4 घंटे लग जाते हैं। बेसिकली सारी थेरेपी काम करती हैं,
इवन कैंसर के लिए भी काम करती हैं, बट वो स्लो है, प्रिडिक्टेबल नहीं। तो अगर आप हार्ट की बात करें तो हमारी जो फील्ड है, जो एलोपैथी की फील्ड है, इस वक्त आगे चल रही है। आगे रहेगी, आगे पता नहीं है, हो सकता है दूसरी ब्रांच आगे निकल जाए। हमारे प्रधानमंत्री साहब आयुर्वेद के ऊपर बहुत जोर लगा रहे हैं और बहुत सारी जगह डेवलपमेंट हो रही है। मैं तो चाहूंगा कि सारी पद्धतियां थोड़ी थोड़ी डेवलप हो जाए और वो सब डरने वाले लोग जो स्टंट नहीं डलवाना चाहते हैं या वो सिर्फ इन्हीं से ठीक होना चाहते हैं, ऐसा रिसर्च आ जाए जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम हार्ट बना सके, आर्टिफिशियल हार्ट कंस्ट्रक्ट कर सके और लगा सके। आपको बेहद खुशी होगी कि हैदराबाद में एक प्रोजेक्ट चल रहा था कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति के साथ, जिसमें जो वो लोग रॉकेट की मोटर्स बनाते थे, उनकी मिनिएचर रॉकेट जो मोटर्स हैं वो आर्टिफिशियल हार्ट्स का काम करती हैं। जब तक आदमी को ट्रांसप्लांटेड हार्ट नहीं मिलता तब तक वो छोटी सी मैग्नेटिक एविएशन टेक्नोलॉजी से चलने वाली मोटर्स लोगों को जिंदगी दे रही हैं और ये रियलिटी है, कोई फ्यूचर साइंस नहीं है। सर एक ये अहम सवाल है, हम जब ये इंटरव्यू शूट करने वाले थे उससे पहले मैंने पोस्ट डाला था कि किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछे, तो हमारे एक दोस्त है उन्होंने ये कहा है सवाल पूछने के लिए कि एंजियोग्राफी जो है क्या ये सेफ है करवाना? मैंने अपनी ज़िंदगी में कई हज़ार लाखों के आसपास एंजियोग्राफी करी है। आज तक मैंने एंजियोग्राफी में कोई रिस्क नहीं देखा है, पर ये एक बड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड चीज़ है, क्योंकि आप एक पाइप लेके एक हार्ट की ऐसे आर्टरी को टच करने जा रहे हो, ऐसा जैसे कि आप अपने घर का मीटर खोल रहे हो और वहाँ पे शॉर्ट भी लगने का डर है और बत्ती जाने का भी डर है। तो जो करने वाला है अगर वो सेफ है तो इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है। जो लोग बोलते हैं पेन होता है, वीकनेस होता है, कमजोरी आ जाती है, हार्ट अटैक आ, ऐसा कुछ नहीं होता। बट पेपर में अगर देखा जाए तो सारी दुनिया के कार्डियोलॉजिस्ट 0.01% रिस्क बोलते हैं, मतलब 1 लाख में कहीं एक आधे बंदे को नुकसान हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गया है उनको कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ रहता है कि अब तो मैं मरने के बिल्कुल करीब हूँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी बढ़ जाता है। वैसे लोगों को कौन सी सलाह आप देना चाहेंगे कि भाई अगर आपको डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हुआ रहता है तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए? भगवान ने हमको खाने के लिए क्या क्या बनाया था? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, गोश्त, फ्रूट्स। हमने क्या किया? हमने उस फ्रूट का जूस निकाला। क्यों निकाला? उसको मीठा करने के लिए। क्यों मीठा किया? बचपन से शैतान हमारे अंदर बैठा है। आप एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट दे दो, वो अपनी मम्मी की रोटी छोड़ देगा, उसकी गोदी छोड़ देगा और आपके पास आके चॉकलेट ले लेगा। बिल्कुल। क्या उसको किसी ने सिखाया कि ये मीठा खाना है? हम प्रोग्राम्ड है मीठे के लिए। अब आपने जूस को निकाला, जूस तो खराब हो जाता है, उसको गर्म करके गुड़ बना दिया। लोग कहते हैं जी गुड़ तो देसी होता है। देसी होता तो भगवान ने क्यों नहीं बनाया? उस गुड़ से शक्कर बन गई, उस शक्कर से टॉफियां, बेकरी आइटम, चॉकलेट, आप दुनिया का नाम ले लीजिए, वो उसी से बनता है, या गुड़ से या शक्कर से। अब ये कंसंट्रेटेड हो गया शुगर, अब उस जूस से भी कई गुना डेंजरस हो गया। ये चीजें जो लोग डायबिटिक है, ध्यान रखो, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, गोश्त, फ्रूट्स, नेचुरल आइटम खूब खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। जूस, गुड़, शक्कर के बने आइटम्स बचो उससे, मना नहीं है, पर बहुत कम खाओ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नमक के बारे में क्या कहेंगे सर? नमक और मैदा यूजुअली कहा जाता है, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास 10 संतरे हैं, मैंने आपको खाने के लिए संतरा दिया, कितने खा पाएंगे? 2 से 3, 4। 2 से 3 शेर होगा तो 4 भी खा लेगा जी। पर मैंने 10 संतरे का जूस निकाल के दिया तो तब तो मैं पूरा का पूरा जूस पी जाऊंगा। तो जहाँ 4 मुश्किल से खा रहे थे वहां 10 संतरे का जूस ये मानते हैं कि 1 मिनट में पी लेंगे। इसका मतलब आप अपनी जो आपकी कैपेसिटी है उससे डबल शुगर इंटेक करेंगे तो फिर बिगड़ेगी कि नहीं? माफी चाहता हूँ सर, यानी कि यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। तो आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जूस जो लोग पीते हैं, मैं भी जूस पीता हूँ, तो जूस से बेहतर है कि आप रॉ फ्रूट्स खाइए, सेब खाइए, अनार खाइए, आप मौसम्बी खाइए, जूस उसका मत निकालिए। नेचर ने आपको क्या दिया है? जूस दिया है कि फ्रूट दिया है? फ्रूट्स दिया है। और नेचर क्या चाहता है आप क्या खाओ? वही खाओ जो नेचर ने आपको दिया है। खत्म हो गई बात, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। कुरान में एक वर्स से बकायदा, जो मैं बनाया वो जायज, ऊपर वाले ने जो तुम्हारे लिए बनाया सिर्फ वो ही जायज। तुमने उसमें से जूस निकाल दिया तो प्रॉब्लम यह है कि अब आपको मेहनत नहीं करनी, अब उसको चबाना नहीं,
अब पेट को उसको पचाना नहीं, उस जूस को निकालने की मेहनत नहीं करना, मोशन नहीं आएगा, सिर्फ चीनी आ जाएगी आपके अंदर। और जो बाकी चीजें थी वो सब आपने उठा के फेंक दी। आपने नमक के ऊपर कहा जी, कायदे में नमक सिर्फ 3 उंगली से अगर उठाए वाला नमक 3 ग्राम नमक होता है, जो हम पूरे दिन में खाएं। हम खाते कितना है? इंडियंस 10 से 12 ग्राम नमक खाते हैं, मतलब 3 से 4 गुना ज्यादा चटपटा करने के लिए। होटल वाले और ज्यादा नमक डालते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। जी, मैं घर वालों से कहता हूँ, जो लेडीज हैं, जब आप नमक डालें तो सिर्फ उतना डालें जितने से टेस्ट आए। मसाले कितने भी डालो, आज तक कोई भी डॉक्टर आपको इमली, मसाला, मिर्च, जो बाकी और कुछ भी रहते हैं जी, वो धनिया, गरम मसाला होगा, मिर्ची से कोई भी डिसीज नहीं होती, सिवाय गैस्ट्रिक के। थोड़ा गैस बन सकती है, हार्ट अटैक, कैंसर, कुछ नहीं होता। तो आप खूब बढ़िया मसाले की चीज खाइए, प्रॉब्लम नहीं है, बट नमक की क्वांटिटी कम, मसाले की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिए। सर आपने अभी जिक्र किया डॉक्टर का, आपने जिक्र किया, आप खुद इतने फेमस और इतने बड़े डॉक्टर हैं। आपने शोले फिल्म देखा है? कौन सी? शोले, शोले अमिताभ शोले, बच्चन। हाँ जी जी जी। उसमें जो विलन थे उनका नाम क्या था सर? गब्बर। गब्बर सिंह। गब्बर सिंह हम लोग कहते हैं ना, अमजद खान नाम था गब्बर सिंह। आज भी माफी चाहता हूँ सर, मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। गांव देहात में जब आप जाएंगे ना, तो लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर नहीं डाकू है, और ये बात सच है। आप हमेशा ये देखते हैं कि सर बीमारी के चक्कर में लोगों के घर बिक जा रही है, जायदाद बिक जा रहा है। जिस पेशेंट को आईसीयू की जरूरत नहीं है, उस पेशेंट को आईसीयू में डाला जाता है। जिस पेशेंट को 20 दवाइयों की जरूरत नहीं है, उसको जबरदस्ती 20 दवाई दी जाती है ताकि जो है बिल ज्यादा से ज्यादा बने। जिस पेशेंट को पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको पानी चढ़ा दिया जाता है। जिस पेशेंट को जरूरत जांच की नहीं है, उसको ढेर सारा जांच लिख दिया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को जांच घर से कमीशन आता है, डॉक्टर्स को दवाई कंपनी से कमीशन आता है, डॉक्टर्स अपनी फीस तो वसूलते ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सर क्या करे, मरता क्या न करता। जब किसी की जान जा रही होती है, वो चाहता है कि किसी भी तरह करके भाई हमारे मरीज को बचा लीजिए। पुराने जमाने वाले डॉक्टर्स बड़े खुशकिस्मत थे। घर में पढ़ के पीछे वाले कमरा खोल लेते थे, एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाते थे, ईमानदारी से 2 दवाई लिख देते थे। डॉक्टर को मरीज भगवान कहता था। मैं अभी भी वर्ड यूज कर रहा हूँ, भगवान कहता था। कॉर्पोरेट जगत का इजाद हमने नहीं किया। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स किसी डॉक्टर के बनाए हुए नहीं हैं। उनमें बैठे हुए जो लोग हैं, जो मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं और जो सामने भी नहीं आते, और जो पैसा उनकी जेब में जाता है, वो डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर जब बड़ी पढ़ाई पढ़ के आ जाता है और एक स्टंट डालना सीख जाता है, नी रिप्लेसमेंट करना सीख जाता है, उस नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट डॉक्टर की सिर्फ फेस वैल्यू है। वो तो एक अच्छा काम करना चाहता है। अगर आप देखें यूके में या अमेरिका में, डॉक्टर की डिग्री के हिसाब से और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी सैलरी होती है। वो सुबह आता है, ईमानदारी से अच्छा काम करता है, शाम को चला जाता है। इंडिया में कॉर्पोरेट जगत ने एक भागने वाला गधा बना दिया है। जितना ज्यादा चाबुक मारेंगे, उससे जितना काम निकालेंगे, उतना पैसा दो लेंगे। एक गाय है जिसको हमेशा दूध देना ही पड़ेगा। आप उस डॉक्टर से 10 लाख भी बनवा सकते हो, 1 करोड़ भी बना सकते हो, और ये कॉर्पोरेट जगत के नंबरों का गेम है। आप जब डॉक्टर को पैसे देके आते हो या उसको बुरा से याद करते हो, तो वो पैसा उसकी जेब में नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिस्टम गलत या सही है, या इसको सही नहीं किया जा सकता। इसको बहुत बड़े लेवल पे सही करना पड़ेगा। इसको बहुत बड़े लेवल पे रूल्स लाने पड़ेंगे। क्यों हमारे सरकारी अस्पताल काम नहीं करते? क्या वहाँ डॉक्टर्स अच्छे नहीं है? क्या वहाँ इक्विपमेंट नहीं है? सब कुछ है। सब कुछ को डंडे से सीधा करने में बहुत सारी लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लोग इस सब से हार गए, उन लोगों ने कॉर्पोरेट को छोड़ के ऐसी छोटी छोटी दुकानों में जाके बैठ गए, जहां वो ये नहीं चाहते कि मेरे नाम से कोई आपका पैसा लूट के मुझे ये ब्लेम करे या डॉक्टर को ये ब्लेम करे। मैंने आज तक अपनी आंख से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे डॉक्टर्स को गलत नहीं पाया, उस सिस्टम को गलत पाया जो उनसे गलत कराता है। सर एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, डाइट यानी कि खान पान को लेकर किस तरह का खाना पीना जो है हमें यूजुअली लेना चाहिए, किस तरह का डाइट हमें मेंटेन करना चाहिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए? साहब आप कितने सारे लोगों से पूछ लो, सारी दुनिया या तो ये पूछेगी क्या खाना चाहिए,
और या ये पूछेगी कितना कि क्या क्या खाना चाहिए। जी। रूल ये है कितना खाना चाहिए। ये तो जानवर को भी पता है। आप उसके सामने 2 हड्डियां डालो, उसका पेट एक हड्डी में भर गया तो दूसरी हड्डी छोड़कर चला जाता। कुत्ता, शेर या कितने भी कार्निवोरस जानवर जो है वो सारा दिन नॉनवेज खाते हैं, नमक लगा के भी नहीं खाते, उनको तो हार्ट अटैक नहीं आता। हम सारे दिन में 2 बोटी खाते हैं, हमको हार्ट अटैक आ जाता है। तो रूल ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, रूल ये है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। 8 बजा नाश्ता, 2 बजा लंच, रात को 8 बजे फिर डिनर, बीच में कोई आ गया फिर चाय। आप खा जाना, चाहे आप कितना भी अच्छा खाएं, अगर आप क्वांटिटी ज्यादा रखोगे तो आप मोटे हो ही जाओगे। और इस रेस में मैं अकेला नहीं हूँ, आधे हिंदुस्तानी मोटे हैं। हम लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का तो मुद्दा ही स्टार्ट नहीं होता। मुद्दा स्टार्ट होता है जब हम खाने को रूल के हिसाब से चले, जब आपकी माँ आपको जबरदस्ती खिलाना बंद कर दे। आपकी माँ ये प्यार में आपको ज्यादा खिलाती है कि अरे मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, और आप उसे थूक थूक के बाहर फेंकते हो तो भी वो खिलाती है, उसका प्यार है। पर जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको वो आदत पड़ जाती है कि अगर इसने खाना नहीं खाया तो ये नाराज है। भूल जाओ उस सिस्टम को, भूख लगे तो खाना खाओ, चाहे जो मर्जी खाओ, आप बीमार नहीं होगे। बीपी के बारे में ये कहा जाता है कि जिनको भी बीपी की शिकायत हो गई और उन्होंने अगर एक मर्तबा अगर गोली खा लिया बीपी की, तो फिर उनको पूरी जिंदगी भर उनको बीपी की गोली खानी पड़ती है। चाहे अगर उनकी उम्र 35 साल है, उसके बाद वो जितने साल जिंदा रहेंगे उनको खानी पड़ेगी। क्या ये इसमें कोई सच्चाई है? अच्छा, जब आप एक बार पैदा हो गए और आपने एक बार सांस ले ली तो क्या जबरदस्ती है दोबारा सांस लेना? फिर दूसरी सांस क्यों लेते हो? जब आपने पहली बार माँ का दूध पी लिया था और पानी पी लिया था तो क्या जरूरी है कि उसके बाद दोबारा पानी पीना? आप तो पेट में 9 महीने तक थे, आपने कुछ भी नहीं खाया था। मैं कटाक्ष कर रहा हूँ। डॉक्टर बीपी की गोली जब लिखता है जब वो देखता है कि आपके अंदर धमनियों में प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, और अगर इस प्रेशर को मैं वैसे ही रहने दूंगा तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको बीपी गोली खानी पड़ेगी। जबरदस्ती ये है कि आपका बीपी सही रहना चाहिए। आप चाहे उसे डाइट से ठीक करो, एक्सरसाइज से ठीक करो, वेट लॉस से ठीक करो। मेरे पास अगर आप कहा कि ये बस बोल दो कि मेरा बीपी ठीक है, मैं आपकी दवाई से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा रिजल्ट आपके बीपी से आ रहा है, आपकी गोलियों से नहीं। सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमारा ये सेशन रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स है, जो दर्शक है, वो इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, माइक एंड मुद्दा के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम को भी आप ज़रूर फॉलो करेंगे। एक आखिरी सवाल जो हमारे दर्शक को आप कहना चाहेंगे कि आजकल क्या हो गया है ना कि भागम भाग वाली ज़िंदगी में हम सही टाइम पे सोते नहीं हैं, सही टाइम पे हम खाना नहीं खाते। कौन सा ऐसा सही टाइम है कि जब हमें सो जाना चाहिए और कौन सा ऐसा सही टाइम है जब हमें उठना चाहिए? वैसे तो रूल बना है सारी दुनिया का, और सारे दुनिया के धर्म कहते हैं कि सुबह सुबह उठो, जब जिस वक्त सूरज की किरण पहले उठती है, और शाम को जैसे ही सूरज ढलता है, जैन ले लो, हिंदू ले लो, मुस्लिम ले लो, सुबह सुबह फजर में उठो, शाम को ईशा की नमाज पढ़ के सो जाओ, क्लोज कर दो। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। उनका टाइम और उनका मुद्दा ये है कि आप टाइम से उठो, काम करो और सुकून से 8 घंटा की नींद लो। मैं चाहे किसी भी प्रोफेशन में रहूं, पूरा काम करके अपनी बॉडी को रेस्ट देना ये मेरा फर्ज है, नहीं तो मैं नेक्स्ट डे वर्क नहीं कर पाऊंगा। आप भी ऐसा ही करो। जरूरी नहीं है कि आप सारा काम खराब करके रात में ही सोएंगे, ज़रूरी ये है कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे। ज़रूरी ये है कि अगर आप दिन में जग सकते हैं तो आप दिन में जगेंगे। ज़रूरी ये है कि आप अपने लिखे हुए लाखों साल के एक्सपीरियंसेस, जो आपके बुजुर्गों ने रूल्स बनाए, जब सब लोग टाइम से सोएंगे और टाइम से जगेंगे तो बच्चे भी वही रूल फॉलो करेंगे। अगर माँ बाप सारी रात बैठ करके अगर यूट्यूब देखते रहेंगे तो आप उस बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो रात में टाइम से सो जाए? तो रूल क्या है, आप सिर्फ अपने रिवाज निभाते जाओ और बॉडी को रेस्ट। ये है डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, और उम्मीद करते हैं कि सर की बात आप लोगों तक पहुंची है। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, हमारा शहर बहुत खूबसूरत है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े से निकल कर जो है मोहब्बत का पैगाम बांटिए। आपने सुना, आपने देखा कि सर संजीव कुमार नाम है, यकीनन सर मुसलमान तो है नहीं, लेकिन ईसा से लेकर फजर तक की बात करते हैं। इस तरह के नफ़रत भरी माहौल में भी एक फरिश्ता, एक देवता हमारे साथ बैठे हुए हैं।
हमें लगता है कि इसी तरह के पैगाम हम सबको देने की ज़रूरत है। और बस अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।